Hello everyone, welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will discuss about the industrial accident and safety. It comes under the Unit 9, Labor Welfare and Social Security. You know, we already cover about the labor welfare fundamental and we will already discuss about the industry health and hygiene. Today is the industrial accident and safety. Today we will cover concept of industrial accident, causation theory, स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क क्या है आपका, कॉस्ट एंड मेजरमेंट कैसे करते हैं और क्या क्या हमारी सेफ्टी मैनेजमेंट है. एंड आफ्टर ऑल दैट वी विल कवर द 15 PYQ फॉर प्रैक्टिस सेशन. आपको पता है हमारी ये यूनिट 9 चल रही है एंड हम यूनिट 9 में सिलेबस के बेसिस पे हर टॉपिक को डिटेल में करा रहे हैं. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. देन कम टू द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट. आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्सीडेंट होता क्या है. ठीक है, तभी तो आप कर पाओगे ना आगे. बेसिक्स क्लियर होने चाहिए हमेशा. एक्सीडेंट क्या होता है? एक सडन अनप्लान अनइंटेंशनल इवेंट एट द वर्क प्लेस. मतलब कोई भी आपने इंटेंशनली नहीं किया हो, एकदम अचानक कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसके कारण आपको फिजिकली इंजरी हो जाए या किसी की डेथ हो जाए या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए, उसे एक्सीडेंट कहते हैं. अच्छा, इंसिडेंट और एक्सीडेंट में डिफरेंस क्या है? अगर आपसे कोई बोले इंसिडेंट क्या होता है कि ऑलमोस्ट होने वाला था सारी चीजें लेकिन किसी को फिजिकली लॉस नहीं हुआ, मतलब किसी ह्यूमन को लॉस नहीं हुआ, तो वो इंसिडेंट है. एक्सीडेंट मतलब आपको फिजिकली इंजरी हुई है. तो आई होप आपको एक्सीडेंट समझ में आओगे. सडन अनइंटेंशनल हुआ उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं. देन क्या है लीगल क्राइटेरिया, क्या है किस चीज को हम एक्सीडेंट मानेंगे? तो सपोज करो कोई इंजरी के लिए कोई वर्क प्लेस पे ही एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए भी दो कंडीशन है. पहला, अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आपको वर्क प्लेस पे वर्किंग आवर में काम करते टाइम अगर आपको कोई इंजरी हुई तो वो क्या कहलाएगी? इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट. ठीक है. देन अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स आपका डायरेक्ट लिंक है एग्जिट बिटवीन जॉब हजार्ड्स एंड इंजरी, मतलब कोई इंजरी हुई और जो आपके जायज कंडीशन. जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल आप मशीन यूज कर रहे हो. ठीक है, मशीन यूज करते करते मशीन की वजह से आपको कोई फिजिकली इंजरी हो गई तो वो होगी हमारी अराइजिंग इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब आपको कंपनी में हार्ट अटैक आ गया. ठीक है, हार्ट अटैक आया लेकिन वो अगर आपका कोई प्रोन डिसीज चलती हुई आ रही है तो उससे कोई लेना देना नहीं है. लेकिन अगर आपको कोई हैवी लिफ्टिंग उठाते टाइम आपको हार्ट अटैक आया तो वो भी इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहलाएगा. ठीक है, तो मतलब अराउजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो या कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो तो वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट कहलाता है. देन कम टू द हु इज टू द ब्लेम. अच्छा, एक थ्योरी है कि एक्सीडेंट हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा, मतलब कौन डिपेंडेंट होगा. तो एक थ्योरी है फेमस जो कि PYQ में भी आई है. ठीक है, ये सब जब हमने इस टाइम स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम ये सारा डिटेलिंग हमारे पास नहीं था. लेकिन अब लगता है कि कोई भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस तो सिलेबस नेट कभी देता ही नहीं है, सारा उसी के अंदर से देता है. ठीक है, तो जैसे ये थ्योरी आई हमारी HW हेनरिच, जिसे हम डोमिनो थ्योरी बोलते हैं. ठीक है, इस थ्योरी का कहना था कि एक्सीडेंट क्या एक चेन है 5 फैक्टर की. ठीक है, सबसे पहले क्या एनकेस्ट्री है, मतलब जो आपको बैकग्राउंड से जो आपको सोशल इन्वायरमेंट से मिली हुई है. ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना जिनका इन्वायरमेंट ऐसा हो, केयरलेसनेस हो, जिनकी फैमिली में मतलब स्टबॉर्ननेस हो, तो वो इसलिए वो वहां पे जाके एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि वो इंसानी ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से है. ठीक है, इनका कहना था, इस थ्योरी का कहना था. ठीक है, पहला चेन. देन हो सकता है फिर उस इंसान का फोल्ट हो, पहला सोशल इन्वायरमेंट ऐसा हो, बैकग्राउंड ऐसा हो फैमिली, देन फोल्ट ऑफ पर्सन हो, देन अनसेफ एक्ट या कोई मशीनरी हमारी खराब. ठीक है, देन उसके बाद होता है हमारा एक्सीडेंट एंड इंजरी. ठीक है, उसके बाद इंजरी. तो ये 5 चेन है. इनका कहना था जो चेन है उसमें रेशियो में 88:10:2. इट मीन्स 88 रेशियो जो परसेंट है वो अनसेफ एक्ट है. यू कैन से ये वर्कर की कमी से होता है, मतलब ह्यूमन एरर है. 88% जो इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होते हैं वो किसकी बेसिस पे होते हैं? ह्यूमन एरर की बेसिस पे. मतलब हॉर्स प्ले रिमूविंग गार्ड्स वो अपना प्रॉपर केयर नहीं कर रहा है, उसकी गलती की वजह, वर्कर की गलती की वजह से होते हैं. 10% अनसेफ कंडीशन, मतलब यू कैन से द मशीन ब्रेक डाउन हो गई. ठीक है, स्लिपरी फ्लोर है या इन्वायरमेंटल हजार्ड्स है उनकी वजह से. और 2% होता है अनप्रिवेंटेड, मतलब जो आप कह सकते हो हिंदी में वो उनके भाग्य में लिखा था या फिर एक्ट ऑफ गॉड था, वो 2% है जिन्हें आप रोक नहीं सकते. ये इस थ्योरी का कहना था. लेकिन आज की थ्योरी में ऐसा कोई है नहीं, इसे रिजेक्ट कर दिया गया. मतलब इन्होंने क्या किया कि जो मैनेजमेंट है ना उसको सेफ प्ले करती है, मतलब मैनेजमेंट का कोई गलती नहीं है, या तो 88%
वर्कर की ही गलती है या 10% मशीन की गलती है और 2% एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है, तो अगर इनका कहना था अगर आप मिडिल डोमिनो मतलब अनसेफ एक्ट कंडीशन को अगर प्रोटेक्ट कर सकते हो तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। अब आप इस इमेज को देखो, जैसे 5 चीन है, सोशल एनवायरमेंट एंड केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आपने अनसेफ एक्ट को अगर मशीन ब्रेकडाउन या कुछ भी होने से अगर बचा लिया तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। ठीक है, ये थी हमारी हेनरिच डोमिनो थ्योरी। आई होप आपको समझ, आपको क्या याद रखना है 88:10:2। तो ये आप इस मतलब नोट्स डाउन लेते जाओ या स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने नोट्स बनाने के लिए। देन कम टू द अनदर थ्योरिस्ट फ्रैंक बर्ड। उन्होंने थोड़ा सा इस कंसेप्ट को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, लॉस ऑफ पोजीशन मॉडल। उन्होंने बोला कि जो रीजन है वो वर्कर नहीं है 80%, उन्होंने बोला वो मैनेजमेंट कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट ने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर रखा है इसलिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। देन हमारा जो एक और थ्योरिस्ट था देन पैटरसन, उन्होंने बोला ह्यूमन एरर मॉडल। उन्होंने बोला सिस्टम फेलियर है इसके कारण ह्यूमन में एरर आ रहा है। तो आपको इनके नाम और मेनली आपको हेनरिच डोमिनो थ्योरी याद रखनी है। ठीक है, उनका रेशियो याद रखना है। देन कम टू द स्टैच्यूटरी थ्रेशोल्ड। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया था, जैसे हमने फैक्ट्री एक्ट पढ़ा, फैक्ट्री एक्ट में हमने हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर तीनों चीज पढ़े, वही चीज अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम ऑलरेडी वेलफेयर में वेलफेयर के सारे सेक्शन पढ़ लिए। ठीक है, देन हमने अब उसके बाद हमने हेल्थ के सारे पढ़ लिए। देन प्रीवियस वीडियो में आज हम सेफ्टी के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर कब होता था फैक्ट्री एक्ट में, जब 1000 वर्कर रिक्वायर्ड होते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू OSSWC, आई होप अब आपको इसका मतलब फुल पता चलेगा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन 2020 कोड के अकॉर्डिंग अगर आपकी कंपनी में 500 वर्कर हैं तो वहां पे एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होगा। सेफ्टी कमिटी पहले था लीगेसी, जो हम पुराना करते 250+ वर्कर पे थी, लेकिन अब उन्होंने बोला कि अगर गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है तो वो आपको लानी पड़ेगी। देन साइट अप्रेजल कमिटी ऑलवेज चेयर बाय द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टेट। तो ये क्या थे हमारे स्टैच्यूटरी थ्रेशोल्ड थे, मतलब इनमें हम आप लीगली हैं। ठीक है, देन कम टू द मैथमेटिकल सर्टेनिटी। अभी कुछ फॉर्मूले, ठीक है, ये PYQ में आया इसलिए मैंने इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आया हुआ है इसलिए मैंने इसको ऐड किया हुआ है। उन्होंने बोला कि फ्रीक्वेंसी रेट क्या होती है। सबसे पहले मतलब एक्सीडेंट की रेट क्या है, तो एक्सीडेंट की रेट को आपको क्या, डिसेबलिंग इंजरी बाय टोटल मैन आवर्स वर्क इनटू 10 लाख। तो अगर 10 लाख वर्कर पे कितनी इंजरी होती है उसे हम फ्रीक्वेंसी रेट बोलते हैं। ठीक है, कितना होता है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा गया है फ्रीक्वेंसी रेट या सीवियरिटी रेट पूछा जाए तो आप हमेशा रखना 10 लाख से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 10 लाख वर्कर पे ही हम निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी रेट मतलब जितना डिसेबल हुआ और जितने लोग इंसान काम कर रहे थे इंटू 10 लाख, तो उससे पता चल जाएगा इतने लोगों का एक्सीडेंट होता है हर 10 लाख वर्कर पर, मतलब 1 मिलियन पे। देन कम टू द सीवियरिटी रेट। सीवियरिटी रेट क्या होता है, कितने दिन का लॉस हुआ। ठीक है, टोटल मैन आवर जितना काम करता था उसमें से कितने दिन का लॉस हुआ, तो उसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 लाख से। अब आते हैं इंसिडेंस रेट। इंसिडेंस रेट क्या होती है कि कितनी नंबर ऑफ इंजरी हुई बाय द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर, जिसमें हम 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एग्जाम में आया हुआ है फ्रीक्वेंसी रेट और सीवियरिटी रेट, दैट्स व्हाई आई पुट दिस फॉर्मूला इन दिस वीडियो। देन कम टू द सीवियरिटी रेट। अगर कुछ हैं जैसे सीवियरिटी रेट अभी मैंने बोला आपको, जैसे उसमें 10 मिलियंस का, लेकिन कुछ चीजें फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज की, अगर ऐसा नहीं है कि आपको उसको ये नहीं, इसमें फिक्स कर दिया मैंडे लॉस। ठीक है, अब आप उसमें ये नहीं करते एक्चुअल में वो इंसान कितने दिन में रिकवरी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी का थंब लॉस हुआ, ठीक है, अब वो 10 दिन में रिकवर होके आ रहा है, तो आप उसको रिकवरी नहीं करना। हमारा एक शेड्यूल है उसमें ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है कि जिनका लॉस ऑफ थंब हुआ उसका 600 मैंडे काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बोला हुआ है कि फिक्स है, अब आपको उससे लेना देना नहीं है कि उसको एक्चुअल रिकवरी कब हुई है। अगर किसी की डेथ हुई है, अब परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट हुआ, तो कितना हमारा इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैंडे लॉस 6000 मैंडे लॉस्ट हुआ बाय द कितने मैन आवर्स ने वर्क किया। तो मतलब आपको ऐसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देन लॉस ऑफ आर्म अबव द ब्लो, अगर आपका अबव ब्लो से अगर आर्म लॉस हो गई तो 4500 मैंडे का लॉस्ट हुआ। देन अगर आपका एक थंब लॉस हुआ तो 600 मैंडे लॉस्ट है। तो एक्चुअल रिकवर नहीं है, ये ऑलरेडी शेड्यूल में दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं। देन कम टू द हायरार्की ऑफ हजार्ड कंट्रोल, मतलब हम किस तरीके से हजार्डस जो डेंजरस कंट्रोल उन्हें इन्वायरमेंटल है उन्हें कैसे कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले इफेक्टिव जो कंट्रोल है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल है, मतलब आपने इक्विपमेंट को रीडिजाइन किया, आपने ऑटोमेटेड प्रोसेस रखा, इंस्टॉल वेंटिलेशन रखा, जिससे कि हमारे जो एक्सीडेंट है वो हमारे ना हो सके।
सेकंड स्टेप है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब आपने क्या किया, जॉब रोटेशन किया, मतलब जैसे बॉर्डर ना हो, शिफ्ट लिमिट कर दी, सेफ्टी ट्रेनिंग दी, उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जिससे कि एक्सीडेंट से बच सकें। और लास्ट वन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब पीपीई बोलते हैं इसे, ये सबसे लीस्ट इफेक्टिव है। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हजार्ड्स को एलिमिनेट नहीं करता है, ये सिर्फ इंसान को बचाता है। जैसे अगर आपने हेलमेट प्रॉपर पहने हुए हैं, ग्लव्स प्रॉपर पहने हुए हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन हजार्ड्स होगा, सबसे लीस्ट इफेक्टिव है, और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। देन लुक एट दिस इमेज, देखो इंजीनियरिंग सबसे बेस्ट हमारा इफेक्टिव है कि आपने इस तरीके से डिजाइन किया, एक्सीडेंट हो नहीं सकते। देन डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ऑटोमेशन कंट्रोल, सिस्टम इंटीग्रेशन, रिस्क असेसमेंट, और जो सबसे लास्ट में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो हमारा लीस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। देन कम टू द फाइनेंशियल मेजरमेंट। अच्छा, हम लोग को क्या है कि जैसे कोई भी मान के चलते कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो जितना उसका मेडिकल एक्सपेंस हुआ, या उसको जितना हमने वर्कर कंपनसेशन किया या लीगल फीस किया, सिर्फ उसे ही हम डायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं कि सिर्फ इतना ही हमारा लॉस हुआ है। तो एक फाइनेंशियल मेजरमेंट है जो भी हमारी हेनरी श्री ही दी है, डोमिनो थ्योरी दी, उन्होंने बोला 4:1 है। मतलब अगर आपका 1% आपका डायरेक्ट कॉस्ट है, तो उसका 4 गुना आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट आप सफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर सपोज करो मैं कोई मेडिकल ट्रोमा से गई, या फिर मुझे कोई इंजरी हुई, या मेरी कोई सर्जरी हुई, तो अगर मेरा डायरेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, मेरा मेडिकल एक्सपेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है, और मेरा लीगल जो भी गया वो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन रियलिटी में कितना मेरा लॉस हुआ, इनडायरेक्ट कॉस्ट जिसे हिडन भी बोलते हैं, प्रोडक्शन डिले हुआ, मतलब मेरा वीडियो बनाना डिले हुआ, और मेरा जो भी जो प्रोडक्टिविटी है वो मेरा प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा पहले का जो फ्लो था वो हमारा रिप्लेस हो गया प्रॉपर, ठीक है, ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट द्वारा से हमें सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। तो इसी तरीके से कहना है कि अगर कोई वर्कर एक्सीडेंट होता है, तो सिर्फ उसका एक्सीडेंट का पैसा ही नहीं, उसका कंपनसेशन का पैसा ही नहीं, बल्कि उस कंपनी का प्रोडक्शन डिले, मशीनरी डैमेज, ट्रेनिंग रिप्लेसमेंट, सब चीजें। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है हमारी, 4 टाइम ग्रेटर देन द डायरेक्ट कॉस्ट है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया 4:1। देन कम टू द, देखो डायरेक्ट कॉस्ट, ये हमारा सिर्फ दिखाई दे रही है कि यस हमारा सिर्फ इतना खर्चा हुआ है हॉस्पिटल में, लेकिन रियलिटी में हमें बहुत लॉस हुआ है, ठीक है, 4 टाइम्स लॉस है इसके अकॉर्डिंग। देन कम टू द साइकोलॉजिकल ट्रिप, एक्सीडेंट प्रोनेंस, मतलब एक थ्योरी था बड़ा, कहते ना कि हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के थ्योरिस्ट होते हैं। तो जो ग्रीन वुड्स एंड वुड्स था जो 1919 में आया, उसका कहना था कि कुछ लोग होते हैं ना एक्सीडेंट प्रोनेंस होते हैं, मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि वो हमेशा घटना, मतलब एक्सीडेंट होता रहता है। कुछ उन्होंने बोला कि अगर किसी कंपनी में अगर 1000 वर्कर हैं, तो उसमें से 5 या 6 लोग होंगे जो कि 80% एक्सीडेंट उन्हीं के कारण होता है, मतलब एक्सीडेंट प्रोनेंस है। तो इनका कहना था, मतलब साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इस तरीके से थ्योरिस्ट ने कहा कि स्मॉल परसेंट ऑफ वर्कर, मतलब कुछ ही लोग हैं जो पूरे टाइम उनकी के साथ ही एक्सीडेंट होता रहता है। तो ये थ्योरी कहती थी, या तो उनका भाग्य कह दो, जैसे आप कहते हो ना कोई कोई मूवी देखी, जैसे कुछ पनौती है कि हर काम इसके हाथ से खराब होना है, ऐसे ही ग्रीनवुड ने बोला कि कुछ वर्कर ऐसे हैं उन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो लेकिन जो मॉडर्न सेफ्टी मैनेजमेंट है, इस थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये क्या है, मैनेजमेंट कॉप आउट है, मतलब एक तरह का मैनेजमेंट इससे बच रहा है। जैसे कुछ भी हुआ तो ये कहेंगे कि तुमसे ही होता है हर बार, मतलब मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि उसने प्रॉपर क्योर नहीं दिया, उसने प्रॉपर सेफ्टी नहीं दी, उन्हें सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दिया, वर्कर के ऊपर। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल ट्रिपिक थ्योरी है ग्रीन बोर्ड की। अगर कभी आपके एसएसएल रीजनिंग में पूछा गया है कि जो हमारा एक्सीडेंट प्रोनेंस जो है वो क्या प्रिलाइनेस हो इंडस्ट्री में, तो आपका आंसर होगा नो। अब एक्सीडेंट ऐसा नहीं कह सकते कि इसी की वजह से सारा एक्सीडेंट होता है, ठीक है। देन कम टू द स्टैच्यूटरी रिपोर्टिंग। अगर आपने बोला कि अगर किसी का सपोज करो किसी को इंजरी हो गई, तो अगर वो 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट देना है। किसको देना है, पहले किसको देना था, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को, लेकिन अब किसको देना है, अगर हमने OSH कोड पढ़ा हो तो अब किसको देना है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटर। अब इंस्पेक्टर की जगह कौन आ गया, फैसिलिटर। जो कहते हैं ना पहले इंस्पेक्टर राज था, पुलिस राज था, गुंडा राज था, वो डरा धमका के अब क्या एक फैसिलिटर की तरह आ गई, एडवाइस कर रहा है आपको बता रहा है कि आपको कैसे लॉ फॉलो करने हैं, ठीक है। तो ये हमारा 48 आवर्स रूल है, जिसे आप याद रखिए। मतलब मैं कह रही हूँ आप एक बार आंख बंद करके फैक्ट्री एक्ट पढ़ लो, तो आपकी यूनिट 9 60% कवर हो जाएगी। ढंग से हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर के सारे सेक्शन पढ़ो, आपको 60% आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन राइट एंड ड्यूटी, हेल्थ एंड डेंजर, देखो ये भी वहीं से आया है। उन्होंने बोला कि वर्कर के पास राइट है,
वो काम को रिफ्यूज करे और उसको पेनल्टी भी नहीं मिलेगी। अगर सपोज करो कोई ऐसा इमिनेंट डेंजर, उसे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसी डेंजरस चीज होने वाली है या फिर कोई ऐसी कोई हजारिस प्रोसेस है, ठीक है, वो उससे उसको खतरा हो सकता है, तो वो काम करने से मना कर सकता है और उसको कोई भी पेनल्टी नहीं मिलेगी। दूसरा, मैंडेटरी हेल्थ चेकअप। अभी जो OSH कोड आए हमारे, आपको पता है अब हमारे इंडिया में 4 कोड आ गए, सारे 29 जो लॉ थे वो सब रिपील हो चुके हैं। तो अगर आप, उन्होंने बोला है कि फ्री हर ईयर फ्री एनुअल चेकअप है जो हमारे एम्प्लॉई एज 45 प्लस हैं, ठीक है। देन कम टू द सेफ्टी ऑडिट, क्योंकि इसका नाम क्या है, हमने इंडस्ट्री एक्सीडेंट पढ़ा, किस किस कारण होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन हमने अब सेफ्टी पढ़ रहे हैं, तो सेफ्टी ऑडिट एंड वर्सेस सेफ्टी इंस्पेक्शन डिफरेंस क्या है। सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या हो, टेक्टिकल, रिएक्टिव, फिजिकल वॉक थ्रू टू फाइंड द इमीडिएट हजार्ड्स। फॉर एग्जांपल, अब वो क्या करेगा, अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो कोई इंस्पेक्टर आएगा, वो देखेगा कि कोई मतलब फिजिकली जाके देखेगा कि कोई हजार्ड्स तो नहीं है इमीडिएट, मतलब रिएक्टिव है, कोई चीज हो गई तो वो देखेगा कि कोई हजार्ड्स वगैरह नहीं, तो सेफ्टी इंस्पेक्शन मतलब कोई इंस्पेक्टर आएगा, वो सेफ्टी के बारे में जांच करेगा। देन सेफ्टी ऑडिट क्या है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोएक्टिव है, मतलब कोई हजार्ड नहीं हुआ उससे पहले ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगा कि इससे पहले, एक्सीडेंट होने से पहले हम क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं जिससे वर्कर को प्रॉब्लम ना आए। इवेल्युएट करेगा पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को, देन उसको रीचेक करेगा। तो असेसर रीजनिंग ट्रैप में देखेगा, तो आपको पता होना चाहिए इंस्पेक्शन क्या होता है, लुक एट फिजिकल थिंग्स, आसपास देखता है मशीन के लिए प्रॉपर स्पेस है या नहीं, हेलमेट प्रॉपर पहने या नहीं पहने, और ऑडिट क्या करता है, पूरे सिस्टम को इवेल्युएट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये भी PYQ में है, ठीक है। देन फटीग मैनेजमेंट, वर्किंग आवर्स। अगर माने OSHWC जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन जो लिमिट है, उन्होंने बोला मैक्सिमम 8 आवर्स पर डे है, 48 आवर्स पर वीक है, ठीक है। और यही तो है हमारा स्प्रेड ओवर लिमिट, क्या है, आप 12 आवर्स से ज्यादा नहीं रुक सकते, मतलब जब से आपने एंटर किया है और जब से आप एग्जिट कर रहे हो, उसमें रेस्ट, लंच, टी ब्रेक सब इंक्लूडेड है, तो 12 आवर्स से ज्यादा आप नहीं रुक सकते। ओवर टाइम वेजेस, अगर आप कोई भी ओवर टाइम वेजेस करते हो तो आपको ट्वाइस रेट मिलेगा, ठीक है, ये भी फैक्ट्री एक्ट में डिटेल में दे रखा। देन पैराडाइम शिफ्ट, वुमेन एंड नाइट शिफ्ट, आई ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियो। ये बहुत बड़ा मतलब एकदम आपका आ सकता है, इसके चांसेस है। देखो पहले क्या था, जो हम फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो उन्होंने वुमेन को प्रोहिबिट कर रखा था वर्किंग बिटवीन 7 PM to 6 PM, मतलब नाइट ड्यूटी को प्रोहिबिट कर रखा था। लेकिन OSWC कोड आया 2020, उन्होंने बोला वुमेन आर लीगली इंटाइटल्ड टू वर्क नाइट शिफ्ट इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट, बट कंडीशन क्या है, उनका एक्सप्रेस कंसेंट होना चाहिए, एडुकेट सेफगार्ड होना चाहिए और फुल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। देन न्यू पेनल्टी स्ट्रक्चर, अब उन्होंने बोला जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर था, ठीक है, अगर उनसे कोई ऑब्स्ट्रक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको 3 months एंड 1 lakh फाइन, मतलब इंस्पेक्टर गया, आपने उसको अच्छे से पूरी जो वो चाहता है उसको नहीं प्रॉपर दिखाया, तो आपको इतना फाइन और इतना जेल की सजा लगेगी, ठीक है। देन फेटल नेग्लिजेंस, अगर आपकी सेफ्टी वॉयलेशन की वजह से अगर किसी को डेथ होती है, मतलब आपने देखा, आपने लिफ्ट चेक ही नहीं किया, लिफ्ट खराब पड़ा हो, कोई वर्कर गया, उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो मिनिमम फाइन आपको 5 lakhs का भरना पड़ेगा, ठीक है। रिपीट ऑफेंड करो तो डबल एंड इम्प्रिजनमेंट बिकम मैंडेटरी, फाइन भी डबल होगा और इम्प्रिजनमेंट तो आपकी हो ही जाएगी, मतलब जेल तो आपको मिलेगी, तो आपको ये चीजें याद। देन कम टू द PYQ सेशन। देखो ये बहुत छोटा था हमारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट एंड सेफ्टी, अब हम नेक्स्ट में क्या PYQ पढ़ेंगे। देखो मैंने अकॉर्डिंग टू SW हेनरी स्टोरी, व्हाट परसेंट ऑफ इंडस्ट्री एक्सीडेंट आर अट्रिब्यूट टू अनसेफ एक्ट, मैंने आपको पहले बताया था 88:10:2 है। तो 88 किसका था, अगर आप कोई अनसेफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब जो वर्कर कोई गलती कर रहा है तो उसके कारण एक्सीडेंट होता है। देन 10% था अनसेफ कंडीशन, कोई मशीनरी या कोई टूल ब्रेक डाउन होगा उसकी वजह से, और 2% था हमारा अनप्रिवेंटेबल, मतलब जो बाई गॉड या कोई लिखा था जिसकी किस्मत में उसकी वजह से हो गया। देन आप अब इस रेशियो, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। देन come to the question number 2. Under the OSHWC code 2020, what is the minimum number of worker is required in a factory to mandate appointment as safety officer? देखो पहले क्या था, आपको अच्छे से याद हो, सेफ्टी ऑफिसर पहले का, जो हम अगर फैक्ट्री एक्ट की बात करें तो पहले था 1000, लेकिन अब कितना हो गया है 500 वर्कर, तो आपका आंसर होना चाहिए बी। तो आंसर है कि 1000 से अब आ गया आपका 500, अगर कहीं काम करते हैं तो आपको एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। Then come to the question number 3. In the formula for calculating the severity rate of industrial accident,
टोटल डे लॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द टोटल मेन आवर वर्क एंड मल्टीप्लाई बाई। देखो मैंने पहले ही बोला था सीवीआरटी रेट हो या फ्रीक्वेंसी रेट हो, दोनों में हम कितने का करते हैं, 10 लाख का मल्टीप्लाई करते हैं। एंड तो जो हमारा फ्रीक्वेंसी रेट था उसमें हम कितने दिन काम किया, ठीक है, और जो हमारा सीवीआरटी रेट था कितने दिन उसने लॉस्ट किया। तो अगर आपका आंसर होगा 10 lakhs, आंसर नंबर सी, फ्रीक्वेंसी सीवीआरटी रेट यूज 10 लाख मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, दोनों में कितने दिन लॉस्ट हुआ उसके बेस। देन क्वेश्चन नंबर 4, मैच द नोटिफाइबल ऑक्यूपेशनल डिसीज बाइसोनेसिस टू इट्स प्राइमरी इंडस्ट्रियल हजार्ड सोर्स। तो प्राइमरी इंडस्ट्रियल हजार्ड सोर्स आपको पता है, इसका आंसर होना चाहिए कॉटन डस्ट, क्योंकि आपको पता है जो बाइसोनेस होती है वो हम जो कॉटन की इनहेल करते हैं ये मेनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होती है। एक गुड न्यूज है कि ऑक्यूपेशनल डिसीज में आपको सेपरेट कराऊंगी, जिससे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप वहां पर जाके याद कर सकते। Then come to the question number 5. According to iceberg theory, accident cost, what is the generally accepted ratio indirect cost to direct cost? मैंने आपको बताया था अगर आपकी डायरेक्ट कॉस्ट रेशियो 1 है तो इनडायरेक्ट कॉस्ट रेशियो कितना होगा, 4 टाइम्स होगा, मतलब आपका 4:1 होगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट दिख रहा है कि आपको इतना खर्चा हुआ है, लेकिन उसके रिटर्न में हमारा प्रोडक्शन भी लॉस हुआ, मशीन का भी टाइम वो हुआ, किराया भी गया, तो ये हमारा 4:1 है, ठीक है। लॉस टाइम ट्रेनिंग 4 टाइम ग्रेटर देन द direct cost. Then come to the question number 6. Notice of an accident must be sent to the inspector cum facilitator if an injury prevent the worker from working for a period of at least. मतलब अगर आपको कितने दिन बाद नोटिस देना, सपोज करो कोई भी वर्कर 2 दिन से ज्यादा मतलब 48 आवर्स से ज्यादा वो काम पे नहीं आ पा रहा है, मतलब वो काम नहीं कर पा रहा है, तो अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, पहले इंस्पेक्टर था, अब उसको नोटिस भेजना है, कितना 48 आवर्स का भेजना है। तो आपका आंसर होगा 48 आवर्स। तो रूल है ट्रिगर मैंडेटरी स्टेट रिपोर्टिंग अंडर द करंट फ्रेमवर्क। अगर पहले किसको भेजना था, इंस्पेक्टर को भेजना था, अब इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भेजना है, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, इन फ्रैंकवर्ट लॉस कोजेशन मॉडल। अब मैंने आपको 3 थ्योरी पढ़ाई थी, हेनरी फ्रैंकवर्ट पढ़ाया था, वो व्हाट इज द आइडेंटिफाई द फंडामेंटल रूट को। तो उन्होंने बोला कि यस इसमें वर्कर की कोई गलती नहीं है, उसने कंट्राडिक्ट किया था हेनरिच मॉडल को। उन्होंने बोला लैक ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल की वजह से हमारे क्या हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है। बट अपडेट हेनरी मॉडल शिफ्टिंग द रूट ब्लेम फ्रॉम द वर्कर डायरेक्टली टू द मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो अभी रिसेंट आया। अब आप कहोगे कि मैम ये तो हमें किसने पढ़ाया, नहीं, देखो पीवाईक्यू में अगर आ रहा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अब आप ये मत सोचना कि बहुत अजीब सा लग रहा है, हम नहीं करते, आप 1-2 बार पढ़ेंगे आपको सब अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आया हुआ है, मेरा सारा कंटेंट पीवाईक्यू बेस्ड है और अपडेटेड वर्जन है, तो आप इसमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, under the OSSWC code 2020 inclusive of rest interval, ये worker shift cannot be spread over more than how many hours in single day। तो मैंने आपको पहले बता दिया 12 आवर्स से ज्यादा आप स्पेंड नहीं कर सकते एक कंपनी में, ठीक है। तो अगर एक्चुअल वर्क आपका 8 आवर्स तक है, टोटल स्पेड आवर आपका 12 आवर्स तक है, मतलब उसमें सब कुछ होगा, टी ब्रेक लंच सब कुछ होगा। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, assertion personal protective equipment is the most effective hazard control रीजन पीपी एलिमिनेट द हजार्ड एट द सोर्स। मैंने आपको एक हायरार्की पढ़ाई थी हजार्ड्स की, जो सबसे पहले क्या था हमारा इंजीनियरिंग था, इस तरीके से था, सबसे हाईएस्ट इफेक्टिव क्या है इंजीनियरिंग, फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव था, देन हमारा पीपीए सबसे लीस्ट इफेक्टिव। तो ये तो हमारा कम गलत हो गया, असेसन गलत हो गया, और पीपीए एलिमिनेट नहीं करता हजार्ड और सोर्स को, सिर्फ वो इंसान को बचाता है। तो इट मीन्स बोथ ए एंड आर फॉल्स। देखो सारा अच्छे से पढ़ना, इंजीनियरिंग कंट्रोल मोस्ट इफेक्टिव है, पीपी इज द लीस्ट इफेक्टिव है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, अंडर द OSHWC कोड 2020 व्हाट इज द मिनिमम फाइन फॉर द एम्प्लॉयर व्हिच वायलेशन सेफ्टी प्रोविजन रिजल्ट इन डेथ ऑफ वर्कर। अगर आपकी सेफ्टी प्रोविजन की वजह से किसी की डेथ हो जाती है तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपीज का फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बताया 5 लाख मतलब रुपीज का फाइन भरना पड़ेगा, जो कि OSHWC कोड के अंदर इंक्रीज हुआ है। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, which statement is true regarding women working night shift under the OSHWC code 2020? Strictly prohibited in factory? No, ये तो है ही नहीं। Allowed but not only IT? No. Allowed in all establishment with express consent? Yes. ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
कि यस अब वुमेन हमारी अलाउड हो गई हैं, लेकिन आपको उनकी कंसेंट, उनको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है। तो योर आंसर इज सी। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is defined as a proactive strategic evaluation of entire safety management system rather than the physical check? तो मैंने आपको बताया दो चीज बताई थी, एक सेफ्टी इंस्पेक्शन, एक सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी इंस्पेक्शन क्या होता है कि हम जाके फिजिकल चेकिंग कर रहे हैं। सेफ्टी ऑडिट क्या होता है कि वो पहले से प्रोएक्टिव करेगा, स्ट्रेटजी बनाएगा, पूरा सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को इवेलुएट करेगा। तो योर आंसर ये सेफ्टी ऑडिट। ठीक है। Then question number 30. Under the OSSWC Code 2020, employer are statutorily required to provide free annual health checkup for employee who have attained the age of 45. तो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, 45 ईयर प्लस के लोगों को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मैंडेटरी है। ठीक है। Then come to the question number 40. When calculating the severity rate of accident resulting in the loss of thumb, the loss शुड बी रिकॉर्डेड। मैंने आपको बताया था सीवीटी रेट में क्या है, शेड्यूलिंग है। ठीक है। तो उस शेड्यूल में फिक्स रेट है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट डे स्पेंट इन हॉस्पिटल, नो। एग्जैक्ट डे में आपने कितना रिकवर हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है। देखो थंब लॉस के लिए कितना था हमारा, 600 मैंडे लॉस था, और शेड्यूल चार्ज 6000 मैंडे लॉस किसके लिए था, अब वो एल्बो के थ्रू अगर लॉस हो जाता तो था। 0 दे रिटर्न नो। तो योर आंसर इज बी। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि शेड्यूल मैंडेट फिक्स चार्ज फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी 600 फॉर थंब है, और एक्चुअल रिकवरी टाइम से कोई लेना देना नहीं। Then come to the question number 15. Under the OSSWC Code 2020, if a worker bring a imminent danger to notice, not address, the worker has right. अगर सपोज आपके जो वर्कर है उन्होंने कोई डेंजर के बारे में नोटिस किया, लेकिन वो आपने उसको नहीं बताया, तो वर्कर के पास क्या राइट है, शट डाउन द फैक्ट्री। नो, वर्कर के पास तो नहीं हो सकता। रिफ्यूज टू वर्क इन दैट एरिया विदाउट द पेनल्टी। तो योर आंसर इज बी। ठीक है। थैंक यू सो मच। अब हमारा यूनिट 9 का दो टॉपिक बचे हैं, ऑक्यूपेशनल डिसीज जिसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, देन सोशल सिक्योरिटी। इसके बाद आपकी यूनिट 9 कंप्लीट हो जाएगी, देन हम जाएंगे यूनिट 10 पे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर हम इसके बाद आपकी PYQ मैराथन स्टार्ट करेंगे।